पिछले भाग में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। भारतीय इतिहास में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य वैदिक काल के लोग मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए भारत में प्रवेश किया। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता में इस बात के संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। भारत आने के पश्चात आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। तो आइए सबसे पहले हम वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। राजनीतिक स्थिति। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। कुटुंब गृह ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विश्वों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा, राजन या गोप होता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से ही युद्धों में भाग लेता था। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अन्य पदाधिकारियों में पूरब तथा दूत उल्लेखनीय हैं। इनमें पूरब दुर्गपति होते थे। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राज्यों में जाते थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति तथा विदथ प्रमुख हैं। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी तथा सभा का स्वरूप गुरुजन सभा से मिलता जुलता था, जिसमें स्त्रियां भी भाग लिया करती थीं। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था, जबकि समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रहता था। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों की यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। माता का गृह स्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर होता था तथा स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, अंतरजातीय विवाह होते थे। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। यह वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया था। सोम आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत, गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधावन आदि शामिल थे। आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी।
कबायली संरचना के अनुरूप पशुचारण मुख्य पेशा तथा कृषि गौण पेशा था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया था। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गवयुति दूरी का माप, गोधूली संध्या का समय, गोमत धनी व्यक्ति आदि। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि का भी उल्लेख मिलता है। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा है, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। धार्मिक स्थिति ऋग्वेदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्वनी आदि प्रमुख देवता थे और उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां थीं। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया है। ऋग्वेद में जिन देवताओं की स्तुतियां अंकित है वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन इस समय पूजा अर्चना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति न होकर भौतिक सुख की प्राप्ति था। इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। आइए जानते हैं ऋग्वेदिक देवी देवताओं को एक दृष्टि में। वरुण देवता सकल ब्रह्मांड की अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजा रक्षक का देवता। इंद्र आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता, युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। विष्णु संसार का संरक्षक। मरुत आंधी का देवता। उषा सूर्योदय पूर्व की अवस्था की द्योतक। अदिति आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी। सोम वनस्पतियों औषधियों के अधिपति। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।